मोटा मोटी में बताया था आप लोगों को। आज का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है 3 स्तर किया गया है। एक तो पहला यह है आर्थिक क्रिया व गैर आर्थिक क्रिया। दूसरा है रोजगार के नियोजन के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया आप लोगों को कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें आर्थिक लाभ छुपा होता है, जैसे व्यवसाय करना, खेती करना या हेचरी पालन करना या मुर्गी पालन करना या डेयरी इत्यादि कार्य जो है या आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जबकि एक माँ के द्वारा अपने बच्चे के लिए भोजन बनाना या एक पिता द्वारा अपने पुत्र का लालन पालन करना, उसका खर्च करना, या गैर आर्थिक क्रिया के तहत आता है। या किसी मित्र के द्वारा मित्र का सहयोग करना, उसमें कहीं कोई आर्थिक लाभ नहीं छुपा है और स्वार्थ छुपा है, तो गैर आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को हम 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। जबकि रोजगार नियोजन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र। और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र। आप लोगों को हम बताए थे कि आर्थिक क्रिया के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसे हम प्रथम क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसे कृषि का सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे कृषि का सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे कृषि कार्य करना, डेयरी फार्म, डेयरी उद्योग कहा जाए, या पशुपालन कहा जाए, या वन मत्स्य, या आपका जो है पोल्ट्री फार्म, पिगरी फार्म इत्यादि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं प्राप्त करके उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया जाता है, इसको जो है हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे वन से हम लकड़ी लेते हैं, उसका फर्नीचर बनता है, इमारती लकड़ियां बनती हैं इत्यादि होता है। या प्राथमिक क्षेत्र से जो है हम लौ अयस्क निकालते हैं, भूगर्भ से, जमीन से खुदाई करके, खनन करके, और उसका जो है हम बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाने में उपयोग करते हैं, बड़े बड़े प्लांट बनाने में उपयोग करते हैं, रिफाइनरी बनाने में उपयोग करते हैं, कार, ट्रक, ट्रेन, रेल की पटरियां, या इमारतों में भी लोहा का उपयोग करते हैं। तो यह जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का विनिर्माण के द्वारा उसकी उपयोगिता बढ़ा देते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों से ही जो है हमारे विनिर्माण का काम होता है। तृतीय क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता है, लेकिन प्रथम और द्वितीय क्षेत्र का सहयोग तृतीय क्षेत्र में होता है। अब द्वितीय क्षेत्र में देखिए आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र एक उदाहरण ले लीजिए। अपना गन्ना बहुल क्षेत्र है, यहाँ गन्ना अधिक होता है। जैसा कि जानते हैं कि अपना मंडल तो जो है गन्ना का कटोरा या चीनी कटोरा कहा जाता है। यहाँ शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, किसान गन्ना उत्पादन करता है, और यातायात के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा
ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा या ट्रक के द्वारा अपने गन्ने को फैक्ट्री में पहुंचाता है, शुगर फैक्ट्री पहुंचाता है। यानी यहाँ जो है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना आया, किसान गन्ना बोया। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्या आया, फैक्ट्री आई, शुगर फैक्ट्री आई। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में जो है वो यातायात का साधन है। या ये कहें कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने लोग उस व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे हमारा गन्ना सर्वे काम जो है गन्ना प्रोक्षक करता है तो हमारा सहयोग करता है, फैक्ट्री का सहयोग करता है। उसके ऊपर जो है SCDIM होते हैं, CDIM होते हैं या DCO होते हैं, ये सारे लोग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। या लोग उत्पादन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी तो नहीं होते हैं, लेकिन उत्पादन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं होते हैं, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। यानी तीनों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों का सामंजस्य बहुत अच्छे तरीका से होना चाहिए, तब जाकर जो है विकास होगा। जैसे मान लीजिए कि बीमा है, बैंकिंग है, यातायात के साधन है, चाहे वो रेल का हो या ट्रक का हो या सड़क भी समझिए, या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। पूंजी भी, मान लीजिए कोई किसान है, उत्पादन करना चाहता है और उसके पास पूंजी का अभाव है, तो पूंजी कहाँ से पाएगा, पूंजी बैंक से लेगा। तृतीय क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। कोई उद्योगपति है, उसके पास मान लीजिए कि शुगर फैक्ट्री बैठाने में 50 करोड़ रुपया लागत लगता हो, उसके पास 10-15 करोड़ रुपया हो, तो 30-35 करोड़ या 40 करोड़ जो भी होगा बैंक से लोन लेगा। यानी प्रथम द्वितीय क्षेत्र का सहयोग जो है तृतीय क्षेत्र करता है, लोन देकर। औद्योगिक विकास जो है बैंक के लोन से होता है। इस प्रकार तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना एक दूसरे के सहयोग का पालन संभव नहीं है। इसी प्रकार जो है हम चलेंगे आज रोजगार नियोजन के संदर्भ में। संगठित क्षेत्र भी है और संगठित क्षेत्र भी है। संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां श्रमिक को या रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को उसके रोजगार की गारंटी है, उसके वेतन का एक निश्चित धनराशि मिलनी है और समय उसका निर्धारित है। वह संगठित क्षेत्र है, उनका अपना एक यूनियन है, वो अपनी मांगे जो है अपनी नियोक्ता से मांग करते हैं और उनका जो है नियोक्ता मांगने के लिए बाध्य तो नहीं होता है, लेकिन अधिकांश बातें उनकी मानी जाती है। जबकि असंगठित क्षेत्र जो है उसका कोई नेता है, नियोक्ता उनका समझिए कि एक तरह से शोषण ही करता है। उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जब नियोक्ता को आवश्यकता पड़ा असंगठित क्षेत्र से मजदूर ले लेंगे, काम करा लेंगे, तो उनको छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार स्वामित्व के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी अस्पताल हुआ, सरकारी विद्यालय हुए, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। सरकारी बस हुआ या रोड हुआ या पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंकों में जो है जो नेशनलाइज बैंक हैं इत्यादि जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। निजी क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कुछ फैक्ट्रियाँ प्राइवेट भी होती हैं, निजी भी होती हैं, कुछ बसें निजी भी चलती हैं, कुछ विद्यालय निजी भी चलते हैं। इस प्रकार जो है समिति के आधार पर निजी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था साथ साथ चलती है। पुनः हम आएंगे आपके प्राथमिक क्षेत्र के और द्वितीय क्षेत्र के और तृतीय क्षेत्र के संदर्भ में पुनः आप लोग हम विस्तृत बता रहे हैं। फिर से इनका सही अध्ययन करने के लिए अंतिम उत्पादन क्या है इसका भी हम बताएंगे आप लोगों को अभी, या जीडीपी क्या है। जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको, या फिर जो है अंतिम उत्पादन क्या है, इस संबंध में आप लोगों को चर्चा करना है। दो क्षेत्रों की तुलना की बात है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की तुलना हम कैसे करेंगे। इसकी तुलना करने के लिए दो चीजों का हमको जानना बहुत आवश्यक होगा।
जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद व अंतिम वस्तु। जीडीपी यानी इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा जो है अंतिम वस्तु। इसको हमको जानना बहुत आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं व सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं? प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं व सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं? कुल उत्पादन को हम कैसे जानते हैं? उत्पादन को हम कैसे जानते हैं? हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना एक असंभव कार्य है। हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना एक असंभव कार्य है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ तो समझिए आप कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना एक असंभव कार्य है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने का स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल यह है या उदाहरण यह है कि मान लीजिए एक किसान है, वह जो है एक किसान गेहूं पैदा करता है। वह अपना गेहूं 2000 रुपया प्रति कुंटल एक आटा या एक कहा जाए फ्लावर मिल को बेच रहा है, अर्थात 20 रुपए किलो, अर्थात 20 रुपया प्रति केजी आटा बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है। और फ्लावर मिल वाला जो है आटा बना रहा है उसको या मैदा बना रहा है, क्या कर रहा है? मैदा बना रहा है। और उसको 25 रुपया कुंटल जो है 25 रुपया केजी मैदा बना करके मैदा बनाकर एक बिस्किट फैक्ट्री को बेच रहा है, और यह बिस्कुट फैक्ट्री क्या कर रहा है कि 1 किलो आटा में को जो है बिस्कुट बना करके 100 रुपया बेच रहा है। कितने बेच रहा है? 100 रुपया प्रति केजी। तो अंतिम वस्तु कौन हुआ? अंतिम वस्तु बिस्कुट हुआ। क्या हुआ? बिस्कुट हुआ। अंतिम वस्तु का ही मूल्य का गणना किया जाएगा, क्योंकि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य छुपा हुआ है, इंक्लूड है, यानी कहा जाए जुड़ा हुआ है। अब हम सबको अलग अलग निकाल लेंगे तो ये संभव नहीं, क्योंकि जिस गेहूं से मैदा बना, मैदा से बिस्किट बना, तो गेहूं का रेट क्या हुआ? 20 रुपये प्रति किलो हुआ। मैदा का रेट कितना हुआ? 25 रुपये प्रति किलो हुआ।
और उस बिस्कुट का रेट कितना हुआ, 100 रुपये प्रति किलो हुआ। यानी उसी में जो है उसका रेट इंक्लूड है, यानी अंतिम वस्तु बिस्कुट हुआ। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी गणना केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 3 महीने पर भारत में किया जाता है। अब इसकी तुलना में देखा जाए तो 1974 से लेकर 1974-75 से 2013-14 यानी 40 वर्ष के अंदर देखा जाए तो सबसे अधिक जीडीपी तृतीय क्षेत्र से हमको प्राप्त होता था देश को। मैं आपको बताया हूं कि अर्थव्यवस्था में प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक के संबंध में विस्तृत बताया हूँ। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जाता है? प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक की अपेक्षा इस समय तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जाता है? इसका मुख्य कारण तो यह है, पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, अन्य शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार, थाना, कचहरी, सड़क, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है। जिस देश में ये सेवाएं जितना ही मजबूत होती हैं, वहाँ की बुनियादी सेवाएं उतनी ही मजबूत होती हैं। किसी भी विकासशील देशों में इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी, किसी भी विकासशील देशों में इसके प्रबंधन और देखरेख की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार इसकी देखरेख करती है, उसमें समय समय पर परिवर्तन भी करती है, नई टेक्नोलॉजी का उसमें समावेश भी करती है। दूसरा कारण यह है, कृषि एवं उद्योग के परिवहन भंडारण सेवाओं का विकास होता है। दूसरा कारण जो है, कृषि एवं उद्योग को जब विकास करेंगे तो परिवहन और भंडारण जैसे सेवाओं का भी विकास होता है, क्योंकि जब हमारा कृषि उपज बढ़ेगा तो उसके यातायात के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी पूर्ति के लिए जो है हमको द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर प्रभावित होगा, उसका विकास होगा, परिवहन का विकास होगा, भंडारण जैसे कोल्ड स्टोरेज होगा, या फल हम पैदा कर रहे हैं, फल ला रहे हैं तो उसको हम भंडारण ठीक से नहीं करेंगे तो उसका नष्ट होने की ज़्यादा चांसेस होता है। इन सेवाओं का विकास तृतीय क्षेत्र के महत्व को इंगित करता है। तीसरा है, जैसे जैसे आय बढ़ती होती जाती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं का भी उपभोग करने लगते हैं। जैसे पैसा जब अधिक से, मान लीजिए बहुत पहले लोग अपने कपड़ा, रोटी और मकान की व्यवस्था करते थे, आय कम थी। अब धीरे धीरे लोगों की आय बढ़ने लगी है। पहले जो आदमी 10 लाख की आय थी और प्राइवेट सेक्टर में लाखों लाख कमा रहा है, जब पैसा उसके पास आएगा तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ेगी। वो ये चाहेगा मैं अच्छे रेस्तरां में जाऊं, अच्छे शॉपिंग करूं और पर्यटन पर जाऊं, देश विदेश का टूर करूं, और निजी अस्पताल जैसे अपना इलाज कराने के लिए जो है पैसा रहेगा तो कोई आदमी जल्दी सरकारी में नहीं जाएगा, तो चाहे मैं उच्च कोट का इतना इलाज कराऊं, अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराऊं, आज अपने बच्चों को जो है निजी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिलाऊं, और ये हो भी रहा है, ये भी हो भी रहा है। व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान आदि मांग बढ़ जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है इन चीज़ों की आय बढ़ जाती है।
चौथा है कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के महत्व को जो है एक चौथा मुख्य कारण ये भी है दूरसंचार। दूरसंचार, नई नई टेक्नोलॉजी। आज हम शॉपिंग जो है ऑनलाइन कर ले रहे हैं। आज समाज में या क्षेत्र के विभिन्न वर्ग वो मोबाइल यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, या अपने बैठे बैठे यहाँ से जो है व्हाट्सएप से आदमी देश विदेशों में बात कर ले रहा है। तुम लोग के वहाँ भी जो है लोग बाहर रहते होंगे और तुम लोग ऑनलाइन बात कर ले रहे हो। हम लोग तुम लोग बताओ, ये नई टेक्नोलॉजी का दिन ही है कि हम लोग यहाँ से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं और वह चीज़ तुम लोग पास पहुँच रहा है। और यह जो है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में काफ़ी प्रगति हुआ है। तो उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के महत्व में जो है दूरसंचार भी अपना अहम भूमिका अदा किया है। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? 1973-74 में जब देश आजाद हुआ तो हमारी अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित थी। अधिकांश लोग जो है कृषि कार्य ही करते थे, क्योंकि उस समय हमारा जो है द्वितीय क्षेत्र बहुत विकास नहीं किया था। ठीक उसी प्रकार तृतीय क्षेत्र भी विकास नहीं किया था, तो उस समय मजबूरी थी। और जैसे मान लीजिए कि उस समय गाँव में कृषि मजदूर बहुत अधिक संख्या में थे। कारण यह था कि कोई रोजगार का अवसर उपलब्ध नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम विकास किए, द्वितीय क्षेत्र का विकास किया, विनिर्माण के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ, तो हमारे जो मजदूर हैं या रोजगार चाहने वाले लोग हैं उनको रोजगार का अवसर जो है द्वितीय क्षेत्र में प्राप्त हुआ। जब द्वितीय क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ तो फिर तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ, तो तृतीय क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। उस समय हमारी 3/4 आबादी कृषि पर ही आधारित थी, कृषि कार्य ही करती थी, क्योंकि मजबूरी थी। हाँ, ये जरूर था कि मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, सतीश नाम का कोई एक किसान है, उसके वहाँ जो है उस परिवार में 10 लोग हैं, कोई रोजगार नहीं है, 10 लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यदि उनको जो है कोई अगर 3 लोगों को रोजगार मिल गया या 5 लोगों को रोजगार मिल गया और वह लोग जो है विनिर्माण के क्षेत्र में चले गए, औद्योगिक क्षेत्र में चले गए, तो परिवार का एक्स्ट्रा आमदनी भी होना शुरू हो जाता है। और शेष लोग भी जो है जितना उत्पादन करते थे पहले, उतने लोग अगर शेष लोग कम ही बच रहे हैं तो ये उत्पादन हमारा प्रभावित नहीं हुआ। जैसा कि मैं 9th में आपको बता चुका हूँ कि अल्प बेरोजगारी। अब बेरोजगारी क्या है? अल्प बेरोजगारी क्या है 9th में बता चुका हूँ मैं। अल्प बेरोजगारी, अब बेरोजगारी यह है कि मजबूरी में काम करना। जैसे कोई काम 5 लोग एक दिन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकांश परिवार में लोग मौजूद हैं, तो हम 10 लोग हैं तो 10 लोग उसी काम को हम करेंगे। यह है कि जल्दी कर लेंगे, लेकिन हमारा जो है कम समय कर लेंगे, लेकिन 5 लोग ही उस काम को दिन भर में कर सकते हैं। तो अगर 5 लोग उसमें आकर घुस गए तो उसको अल्प बेरोजगारी कहा जाएगा। वह 10 अल्प बेरोजगार हो गए, क्योंकि वो 10 जो है कम समय में ही काम कर लिए। तो मैं आप लोग के 9th में पढ़ा चुका हूँ। इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ऑनलाइन हमसे प्रश्न पूछेंगे, मैं बताऊंगा। तो अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? आज के डेट में अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र में नियोजित हैं। जैसे जैसे हम विकास किए वैसे वैसे हमारे जो है कृषि मजदूरों की संख्या कम हुई। औद्योगिक क्षेत्रों में हमारे जो श्रमिक थे वो इंगेज हुए, आज उद्योगों में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसे ही देखिए आप लोग, अभी लॉकडाउन लगा था और दिल्ली से या मुंबई से या अहमदाबाद से लेबरों का आना था और सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, काम बंद हो गया, उनको रोजगार बंद हो गया, खाने के नहीं मिल पाता था समय से। लोग पैदल जब चलने लगे तो लगा कि हमारी जो है देश की लगभग 2/3 आबादी गांव से शहर की ओर ही रहती है, उद्योगों में ही लगी हुई है, औद्योगिक क्षेत्रों में ही काम कर रही है, रोजगार कर रही है। अपना दुकान ही जो है, दुकान या छोटा व्यवसाय या ठेला लगाना, ये सब काम जो है हमारे मजदूर भाई किया करते थे। जैसे ही लॉकडाउन लगा, रोडों पर पैदल
ट्रकों से अन्य सवारी से लोग आना शुरू कर दिए, वो देखने को मिला। तो हम फिर आ रहे हैं इस पर कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। आज हम जो है विकासशील विकसित देश की ओर अग्रसर है। आज तृतीय क्षेत्र में जो है अधिकांश लोग नियोजित हैं। आज जो है तृतीय क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। हमारे जीडीपी में, जैसा कि जीडीपी बताएं आप लोगों को, जीडीपी बताए हैं, अंतिम वस्तु भी बताए हैं। हमारे जीडीपी में जो है तृतीय क्षेत्रों का अब महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे बीमा है, बैंकिंग है, या शिक्षण संस्थाएं हैं, या रेस्तरां है, या होटल है, या सब तृतीय क्षेत्र का, या जो है अन्य प्रशासनिक पदे हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आए हैं। तो अधिकांश लोग जो है तृतीय क्षेत्रों में ही नियोजित हैं और उससे जीडीपी हमारी बढ़े। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? जैसे मान लीजिए हम अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। हम परंपरावादी कृषि हम करते थे। जैसे ही देश आजाद हुआ कृषि में नए नए प्रयोग हुए। आज हम कृषि में आत्मनिर्भर बन गए। खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर बन गए। आत्मनिर्भर ही नहीं, हम विदेशों को खाद्यान्न निर्यात भी कर रहे हैं। स्थिति ये है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कुछ गांव है मान लीजिए, वो असिंचित क्षेत्रों में है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ सिंचाई की सुविधा विकसित करेंगे। उसके लिए हम नए नए ट्यूबवेल लगाएंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और कृषि जो है मॉडिफाई करेंगे। हम जैसे मान लीजिए कि अगर असिंचित क्षेत्र है तो ज्वार बाजरा ही वहाँ बोया जाएगा, वहाँ जो है सिंचित क्षेत्र वाला फसल नहीं बोया जाएगा। जब वह क्षेत्र को हम सिंचित करेंगे तो वहाँ भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए और जो लोग वहाँ कृषि में लगे हुए हैं वहाँ सब्जी की खेती करेंगे, मशरूम की खेती करेंगे, या ऐसी खेती करेंगे जो रोजगार परक हो, जिसका जो है शहरों में उसका डिमांड हो। केवल बाजरा ज्वार से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में महेश नाम का कोई किसान है, उसके पास जो है 10 एकड़ खेती है और वह परंपरावादी कृषि कर रहा है, धान गेहूँ बो रहा है, तो उसमें उसको अच्छी आय नहीं मिलेगी। उसमें जो है वह जैसे मान लीजिए पिपरामेंट की लोग खेती कर रहे हैं, या गन्ना की भी खेती कर रहे हैं, सब्जी भी खेती कर रहे हैं। जब हम सब्जी खेती करेंगे तो अधिक जब सब्जी खेती करेंगे तो उसके स्टोरेज के लिए हमको शीत गृह की आवश्यकता पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जब हमारे कृषि उपज अधिक होंगे तो परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे पास यातायात के साधन पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी। ट्रक चाहिए मुझको, ट्राली चाहिए, बड़े बड़े ट्राली चाहिए। आज आप लोग बताइए, अपने वहाँ गन्ना का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, शुगर फैक्ट्री यहीं हरियाणा में है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ गन्ना लोड होता है, एक एक ट्राली पर 150 कुंटल गन्ना लोड होता है। उसमें रोजगार श्रमिक लगे हुए हैं, रोजगार का अवसर उपलब्ध हो रहा है। या गुड़ का व्यवसाय है, तो गुड़ के व्यवसाय भी पहले छोटे तरीके से गुड़ का व्यवसाय किया जाता था, बैल कल्हू हुआ करता था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब जो है बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं और ट्रैक्टर से जो है वो उसके गन्ना का जो खोई होता है उसको सुखाया जा रहा है और बड़े बड़े प्लांट रखकर जो है सफ़ेद सफ़ेद लड्डू जैसे गुड़ भी प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, जिसका जो है अपने मार्केटिंग तौर पर जो है नए नए पैकेजिंग करके किया जा रहा है। तो उस रोजगार का सृजन इस प्रकार होगा। जैसे ही विकास कृषि में हम नई टेक्नोलॉजी का विकास प्रयोग करेंगे तो हमको जो है पहले ही आप लोग बता चुके हैं कि शीत भंडार यातायात के साधन, कुटीर व लघु उद्योगों का विकास। जब कृषि में हमको अच्छी आय होगी तो उसमें कृषि भंडार, यातायात के साधन, कुटीर, लघु उद्योग का विकास होगा। जब ये सब विकास होंगे तो इसमें हमारे जो है श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें टेक्निकल लोगों की आवश्यकता पड़ेगी,
उसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ रोजगार का जो है सृजन होगा। ठीक इसी प्रकार जब हम इन किसानों के पास, इसमें लगे हुए लोगों के पास जब पैसा आएगा तो अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षण संस्थाओं की जो है डिमांड बढ़ेगी। जब अच्छे शिक्षण संस्थाओं की डिमांड बढ़ेगी तो उसमें जो है शिक्षकों की डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ भी रोजगार का सृजन होगा। अगर वहाँ पैसा अधिक आ रहा है तो वहाँ जो है स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी लोग चाहें कि अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मिले। अगर सरकारी अस्पताल में न जाना चाहें, निजी अस्पताल में जाना चाहें, तो वहाँ भी रोजगार का सृजन होगा, डॉक्टरों का चयन होगा। फिर जो है वहाँ कंपाउंडर जाएंगे, वार्ड बॉय जाएगा, नर्सों की जो है वहाँ डिमांड बढ़ेगी। इस प्रकार रोजगार का सृजन होगा। संगठित व असंगठित क्षेत्र, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उत्पादन के तीनों क्षेत्रों के संबंध बता चुका हूं। प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, उसके महत्व बता चुका हूं, उसका तुलना भी कर चुका हूं, रोजगार का सृजन कैसे हो बता चुका हूं। जो आप लोगों को समझ ना आवे आप लोग हमसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। अब उसके बाद जो है संगठित व असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र को कहेंगे कि जहाँ के लोग रोजगार कर रहे हों वो संगठित हो, उनके काम करने के घंटे निश्चित हों, उनकी सेवा की गारंटी हो, उनको विधिवत नियुक्ति पत्र मिला हो। असंगठित क्षेत्र में काम की कोई गारंटी नहीं है। जब नियोक्ता को काम की आवश्यकता पड़ेगी तो असंगठित क्षेत्रों से श्रमिक को ले लेते हैं लोग, और काम की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो छोड़ देते हैं। उनके काम का घंटा निर्धारित नहीं है, उनके काम करने का समय वो निर्धारित नहीं है, उनको अवकाश का वेतन नहीं मिलता है या अवकाश का मजदूरी नहीं मिलता है। जबकि संगठित क्षेत्रों में जो है उनको अवकाश का वेतन मिलता है, सेवा की गारंटी भी है। जैसे मान लीजिए कि एक दिनेश नाम का व्यक्ति है जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वह पढ़ लिख कर अपना उस पद के लिए जो है अप्लाई किया और उसकी नियुक्ति हुई, और नियुक्ति होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी हुई और सेवा शर्तों के तहत उसकी नियुक्ति हुई। वह व्यक्ति जाता है, 9:30 बजे जाता है और 4:30 बजे तक या 4 बजे तक जो है अपना काम करता है, या 5 बजे तक काम करता है, 5 बजे अपने घर से चला जाता है। फिर उसको संडे को छुट्टी मिलती है। फिर उसको जो है साल में 14 CL मिलता है, 2-3 EL मिलता है। इसके बाद से अगर कहीं बीमार पड़ गया तो उसको जो है मेडिकल अवकाश ही मिलता है। उसका GPF करता है, उसकी सैलरी हर साल जो है वेतन वृद्धि होती है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार उसको समय समय पर जो है महंगाई भत्ता या आवास भत्ता ये सब मिलता रहता है। और उसको जो है जब चाहे तब सरकार या प्राइवेट क्षेत्र निकाल नहीं सकती है। उसको निकालने के लिए नहीं कि जब चाहे आप निकाल दें, क्योंकि उसके लिए नियम कानून बना हुआ है, कोर्ट कचहरी बना हुआ है। जबकि असंगठित क्षेत्रों के लिए जैसे मान लीजिए कि जनार्दन विद्यालय में है और काम करते हैं, वो सुबह आते हैं, दिन भर रहते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं। इनका काम ठीक ठाक करेंगे, अच्छा करेंगे तो इनको जो है रखा जाएगा, नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा। कुछ जगह तो ऐसा है प्राइवेट सेक्टर में वो असंगठित क्षेत्र के लोग जाते हैं तो उनको जो है छुट्टी के दिन का जो है पेमेंट नहीं मिलता है। उनके काम करने की अवधि जो है 12 घंटा हो जाती है, उनको ना छुट्टी मिलेगी और ना छुट्टी की जो है उनका काम नहीं करेंगे तो उनका भुगतान नहीं होगा। तो असंगठित क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण यह है। अब हम आएंगे आपका निजी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में के विषय में जो है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कक्षा 8 में। जैसे मान लीजिए जिस उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो, वह उत्पादन जो है जनहित में होता हो,
उसमें काम करने वाले लोगों को का जो है जनहित पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ इनका जो है इनका उत्पादन जनहित में हो। जबकि निजी क्षेत्र का जो है उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, इनका मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना है, न कि जन कल्याण है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण है। जैसे मान लीजिए यह विद्यालय है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ कम से कम शुल्क लगता है। बहुत से बच्चे भी प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं हम लोग वहाँ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, 8,000 10,000 फीस लग रहा है। और यहाँ तो कम से कम पढ़ाई भी हो रही है और फीस भी कम लग रहा है। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है जन कल्याण है, छात्र हित में को ध्यान दिया जाता है, अभिभावक को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, उनका निजी हित उसमें समाहित होता है। जैसे मान लीजिए यह सड़क है, सार्वजनिक है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो ट्रेन है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बसें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। डाक तार में भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कुछ इंटर कॉलेज जो है प्राइवेट हैं, उनको सरकार से मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन सरकार वहाँ कोई अनुदान नहीं देती है, तो वह बच्चों के शुल्क से ही अपने कर्मचारियों, अध्यापकों या अधिकारियों का वेतन भुगतान करते हैं। बसें चल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर की बसें भी चल रही हैं, उनका किराया बहुत महंगा है। हमारे सरकारी क्षेत्र की बसें काफ़ी महंगा है। तो सरकारी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र संदर्भ भी मैं आपको बता दिया। अब जो है अब हम लोग तीसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आप विकास अब पढ़ाएं, उसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप हमसे निसंकोच व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं निराकरण करने का प्रयास करूंगा।